Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the Three Musketeers show. We are back with another topic, or rather the same topic but in a different way. हमने वक्फ बिल के बारे में हमारी पिछली वीडियो के अंदर ज़रूर बात की थी, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली इस बिल के थोड़े डिटेल पॉइंट्स के बारे में और जेपीसी के बारे में, क्योंकि रिसेंटली जेपीसी के अंदर से भी ये बिल पास किया गया है। जिन लोगों को नहीं पता जेपीसी क्या है और ये बिल जेपीसी में क्यों गया था, पिछले साल वक्फ बिल जो है ये मोदी गवर्नमेंट लेकर आई थी और इस बिल को बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से बैकलैश भी मिला। इस बैकलैश के बाद में इस बिल को भेज दिया गया या रिफर कर दिया गया जेपीसी के अंदर फॉर अ क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, और ये जानने के लिए कि इस बिल को और किस तरीके से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल कर सकते हैं। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पिछले हफ्ते ही सबमिट की है और इस रिपोर्ट के बारे में तो हम जानेंगे आगे। अब हम ये जानते हैं कि आखिर इस बिल के अंदर ऐसे क्या पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये बिल इतना कंट्रोवर्शियल था। आपने जब से ये बिल आया है आपने न्यूज़ पर ज़रूर सुना होगा कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी ज़मीन को वक्फ डिक्लेयर कर दिया तो अब वो वक्फ की हो गई। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और इस डिसीजन को आप सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर ही चैलेंज कर सकते हैं। और वक्फ ट्रिब्यूनल को इस तरीके से बताया जा रहा था कि बस चोर भी वक्फ बोर्ड है और पुलिस भी वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड की चोरी का डिसीजन भी वक्फ बोर्ड खुद ही लेगा। और अगर आज वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है तो उसे सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही अपनी अपील करनी पड़ती है। देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है, जबकि मौजूदा कानून में यह लिखा है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को आगे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। सोचिए, ये अपने इस देश के अंदर एक अलग कानून चल रहा है। यह सरासर झूठ है। अगर करंट 1995 का जो 2013 अमेंडमेंट के बाद का एक्ट है, अगर रूलिंग पार्टी सिर्फ उतना ही पढ़ लेती तो उसके सेक्शन 83 में यह पढ़ती कि वक्फ ट्रिब्यूनल का कोई भी डिसीजन हाईकोर्ट के अंदर चैलेंजेबल है। इनफैक्ट हाईकोर्ट कैन इवन रिवर्स एंड मॉडिफाई द डिसीजन मेड बाय द वक्फ ट्रिब्यूनल। लेकिन ऑनलाइन मीडिया पर आपको सिर्फ इसी तरीके से बताया जाएगा कि वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन कोई भी जगह पर चैलेंजेबल नहीं है और इसी वजह से वक्फ बोर्ड को हटा देना चाहिए। और कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट आपने ये सुना होगा कि 1500 साल या 1400 साल पुराना कोई मंदिर था जो वक्फ डिक्लेयर हो गया और एक पूरा का पूरा गांव जो है वक्फ डिक्लेयर हो गया। इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से इस बिल को लाया गया था, जिसके बहाने से इस बिल को लाया गया था। तमिलनाडु के अंदर में तिरुचंतुराई इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। आप सोचिए पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। आप सोचिए वो गांव का इतिहास। In a shocking development in Tamil Nadu, the state's Waqf board has claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in Trichy district. The controversy came to light when a villager tried to sell off his land and was told that it belongs to the Waqf board and that he would need their permission to sell that land. The official then claimed that the entire village belonged to the Waqf board and that if anyone needs to sell off the land, they needed a nod from the Waqf board. Entire village has approached the administration, the district administration, who in turn couldn't find any truth to the claims. There's zero data about Muslims living in the area or about Muslims owning the property in the area. If people who would just do a little bit more research, ये जो मंदिर था वो एक विलेज के अंदर था जिसका नाम इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज तिरुचेंदुरई, और ये विलेज जो है वक्फ कर दिया गया था 1400 साल पहले नहीं बट लेट 1800s या लेट 1700s के अंदर। इट वाज गिवन एज अ गिफ्ट to the Mughal emperor to signify the political relationship between queen who gave it away as waqf and the Mughal empire. यही नहीं, ये जो मंदिर जिसके बहाने से वक्फ बिल को लाया गया है ये वक्फ की जमीन पर है। इट इज ऑफिशियली मेंशन्ड इन द 1954 गैजेट। एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो इस बिल के अंदर ये था कि अब नॉन मुस्लिम्स को भी वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा। सिर्फ मेंबर नहीं बनाया जाएगा, प्री जेपीसी के बिल के अंदर भी और पोस्ट जेपीसी की रिपोर्ट के बाद भी जो डिसीजन लिया गया है वो इतना ज़्यादा डेंजरस है जिसकी वजह से अब हमें समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम या तो सिर्फ पूरे बिल के अंदर है या पार्टी के अंदर है या फिर इस पूरे सिस्टम के अंदर है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इस बिल के अंदर ये प्रपोज किया जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम्स ऑन द वक्फ बोर्ड आर 2, लेकिन इसकी कोई अपर लिमिट सेट नहीं की गई। इसी के साथ साथ इस बिल के अंदर ये क्लॉज भी है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इसका मतलब ये है कि बिटवीन द लाइन्स वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी भी क्रिएट की जा सकती है, और ये चीज़ प्री जेपीसी थी। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद में ये चीज़ ऑफिशियल कर दी गई है कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स अपनी एक मेजॉरिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो सीईओ होगा वक्फ बोर्ड का वो भी एक नॉन मुस्लिम हो सकता है। मेरा सवाल इस गवर्नमेंट से होगा जो वन नेशन वन लॉ की बात करती है, वुड यू ब्रिंग द सेम लॉ एंड चेंज द कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट ऑफ 1997 और द सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1925, जहां पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि जो सीईओ होगा वो भी सेम रिलीजन से होगा और जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे वो भी उसी रिलीजन से होंगे। आप ये सेम लॉ वहां पर अप्लाई नहीं करोगे, लेकिन आपको वक्फ बोर्ड पर ये लॉ अप्लाई करना पड़ा। आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हो, हालांकि हम इससे अग्री तो नहीं करते, तो फिर ये हिपोक्रेसी क्यों? वहां पर भी आप किसी मुसलमान को रखने देंगे क्या? तो ये थे कुछ ऐसे क्लॉजेस जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे। इनफैक्ट दिस बिल इन इट्स एंटायरिटी इज वेरी कंट्रोवर्शियल एंड इट शुड बी स्क्रैप्ड ऑफ।
नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड एक्चुअली इन द जेपीसी। ऑपोजिशन के एमपीज ने कुछ इस तरीके के बयान दिए और ये कहा कि उनके डिसीजंस को पूरी तरीके से स्टीम रोल कर दिया गया है, उनकी अमेंडमेंट्स को सुना ही नहीं गया। अब उसका तमाम सवाल ढेर सारे उठ रहे हैं उस पर। आवाज साफ क्यों नहीं है ये बताएं। सारे 44 अमेंडमेंट जो विपक्ष के आए थे सब आप तिरस्कार कर रहे। सत्ता पक्ष के जितने आए थे वो सब स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जेपीसी थी या फॉर्मेलिटी थी? अंदर आप सुन नहीं रहे हैं। हजारों पेज की रिपोर्ट थी, एविडेंस थी, उसे जिस तरह निपटाया गया लगता है जेपीसी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी, मकसद राजनीतिक है और एक संदेश देना। आखिर ऐसा क्या हुआ जेपीसी के अंदर? इसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर एक जेपीसी फॉर्म कैसे होती है। एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म होती है किसी एक बिल के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने के लिए, जो लोकसभा के अंदर नहीं किया जा सकता। इस पार्लियामेंट्री कमेटी की जो स्ट्रेंथ है वो थी असल में रियल प्रॉब्लम। लोकसभा के अंदर जिस पार्टी की सीट ज्यादा होगी, जेपीसी के अंदर भी उसी पार्टी के लोग ज्यादा होंगे। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन बीजेपी की तरफ से या रूलिंग पार्टी की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से देयर वर 16 पीपल और ऑपोजिशन की तरफ से देयर वर 10 और 11 पीपल। तो बहुत जाहिर सी बात है कि नंबर वाइज मेजॉरिटी उनकी ज्यादा थी। तो अगर तो कोई ऐसा अमेंडमेंट जो ऑपोजिशन प्रपोज करेगी और उन्हें नहीं पसंद आया तो इट कैन बी वेरी इजी टू स्क्रैप ऑफ दैट अमेंडमेंट, और यही हुआ। ऑपोजिशन पार्टी ने राउंड अबाउट 44 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए थे जिसमें से एक को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, और रूलिंग पार्टी के 14 अमेंडमेंट्स, टोटल 14 अमेंडमेंट्स जो है वो जेपीसी ने बनाए हैं इस बिल के अंदर, और वो 14 के 14 रूलिंग पार्टी ने दिए थे। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि इनकी मेजॉरिटी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इनकी नंबर्स की वजह से आज ये ऑपरेसिव बिल जेपीसी में से भी पास हो गया। इवन इफ ऑपोजिशन के पॉइंट सही हो या ज्यादा मॉरल हो, लेकिन सिर्फ नंबर्स की वजह से आज मोरालिटी हार जाती है। आई डोंट वांट टू गो फर्दर इन डिस्कसिंग के कितना बुरा हुआ ऑपोजिशन के साथ में या कितना बुरा हुआ माइनॉरिटीज के साथ में। अल्टीमेटली आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ आई फील. In fact, my feelings don't matter at all. Just like the feeling of 14 plus crore Muslims does not matter. The tyranny of the majority has prevailed again, just like it prevailed in history, and how it will keep on prevailing in the future in a system like this. The MPs of the opposition parties have been crying about how the ruling party used their numbers and majority to pass a bill like this, which is so controversial and oppressive. And how such a bill and such decisions simply based because of the numbers is dangerous for the democracy. But as a citizen in minority who is seeing the properties and assets of his ancestors being taken away simply because the ruling party has more numbers, I am bound to ask this question. Is this dangerous for the democracy, or is this a danger of democracy? Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.